इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। शायद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आज बताऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जब कोई न्यूट्रल एटम या गैसियस एटम बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अब्सॉर्ब हो जाएगी तो उस गैसियस एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं हम दैट इज एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसे? एंडोथर्मिक। हाँ, अगर वो गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसे क्या बोलेंगे आप? एक्सोथर्मिक। मैं आपको बता चुका हूं, अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो उसे क्या कहते हैं? थर्मिक। अगर जहां कहीं भी बेटा सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक केस में, तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक्सोथर्मिक के केस में स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब जितने भी सिस्टम्स है, या आप बोलो मैं बोलो बेटा, किस लिए यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं या फिर बेटा दुनिया में जो भी भाग दौड़ चल रही है, किस लिए चल रही है? स्टेबिलिटी के लिए। मतलब अपनी एनर्जी है कम करना चाहते हैं। तो एटम्स भी बेटा एक्सेप्शन नहीं है, वो भी अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं? टू अटेन दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन के लेने में, आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तब या तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एंथैल्पी देखो, अगर अब्सॉर्ब करेगा तो भी चेंज होगी और अगर इमिट कर दिया तो भी क्या होगी? चेंज होगी। तो जो चेंज आया है, पहले इनिशियल स्टेट में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, अगर उसे एनर्जी सप्लाई कर दी जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी का चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, उसी को क्या कहते हैं? अगर वो इलेक्ट्रॉन के लेने में है तो। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलग चीज होती है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम है बेटा, ये वाला आइसोलेटेड तो समझ में आ गया होगा आपको सबको, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चला जाएगा? यूनि नेगेटिव में चला जाएगा। सही है ना? ये चला जाएगा तो इस दौरान एनर्जी का जो कुछ भी चेंज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो शुरुआत में इसकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, उसे क्या बोला था हमने? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पे ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने लिया था डेल्टा एच ई जी। यहां पे देखो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बोलो बेटा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर अब्सॉर्ब करेगा तो बढ़ जाएगी, अगर रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी। मतलब जो डेल्टा एच है, वो जो डेल्टा एच है वो क्या हो सकता है बेटा? ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? लेस देन 0 भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे भी लिखा जाता है कि डेल्टा एच ई जी जो है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जो कि डिफरेंस है बेटा एंथैल्पी और द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का। और ये इलेक्ट्रॉन के लेने में चेंज हुई है, इलेक्ट्रॉन के गेन में चेंज हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब बेटा डेल्टा ईजीएच, ये जो हमने लिखा है यहां पे डेल्टा ईजीएच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हो जाए और नेगेटिव हो जाए तो कैसे होगा? अगर ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। अगर ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। मतलब इस केस में एनर्जी क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। जैसे कि कल के लेक्चर में बताया था आपको, अगर हेलियम इलेक्ट्रॉन लेगा, पहली बात तो लेना नहीं चाहता क्योंकि स्टेबल है, जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जबरदस्ती का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जैसे ही दोगे आप तो ये किस में चला जाएगा? He माइनस में। तो यहां पे हेलियम जब इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा तो उसमें कितने एनर्जी का चेंज आता है? दैट इज डेल्टा EgH विच इज इक्वल टू प्लस 48 किलो जूल पर मोल। इतना हो जाता है। मतलब 1 मोल ऑफ हेलियम में अगर आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको? 48 किलो जूल। वो प्लस बताता है कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है। ये प्लस क्या बता रहा है यहां पे बेटा? एनर्जी इज अब्सॉर्ब। एनर्जी क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। ये बात सबको समझ में आ गई कि एनर्जी यहां पे क्या हो रही है? अब्सॉर्ब। लेकिन कल बताया था और भी बताया आपको, जैसे कि ऑक्सीजन है,
जैसे कि क्या है, ऑक्सीजन है, जैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यूनी नेगेटिव में चला जाएगा, तो इस केस में डेल्टा EgH जो होती है वो कितनी होती है, -142, बोला था ना, एक्चुअली 141.6 होती है, हम यहाँ पे 142 लेके चल रहे हैं, दैट इज 142 किलो जूल पर मोल हो जाती है। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम ऑक्सीजन में डालते हैं बेटा, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, 142 माइनस, रिलीज बोल रहा हूं ना तो माइनस नहीं बोलने का, फिर अगर अब्सॉर्ब बोल रहा है तो फिर प्लस नहीं बोलने का, क्योंकि प्लस इंडिकेट दैट एनर्जी अब्सॉर्ब मतलब बढ़ गई, और माइनस का मतलब क्या होगा, यहां पे एनर्जी बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एनर्जी यहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। अगर रिलीज बोल दिया है तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो माइनस और प्लस ही बता रहे हैं कि सिस्टम एटम्स इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी इमिट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन जो है शुरुआत में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, होगी ना ज्यादा, तभी तो बेटा वो रिलीज कर रहा है ना, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे एनर्जी रिलीज कर देगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि O में और O माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, O माइनस, क्योंकि O माइनस की एनर्जी क्या है, कम है। कल ही तो बताया बेटा आपको, ग्राफिकली भी बताया है ना, इधर देखो आपको ऐसे बताया था मैंने ग्राफिकली, यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, दिख रहा है ना। और यही डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस ही हमने क्या बोला है इसको, डेल्टा H, और ये डेल्टा H आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या है यहाँ पे, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अगर डेल्टा H लेस देन जीरो है तो हम क्या बोलते हैं उसे, एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। हाँ, इस केस में क्या होगी बेटा, एनर्जी क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी। इधर देखो ये एनर्जी है, यहां पे मैंने लिया था हेलियम, हेलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, स्टेबल है, तो ये इसको जबरदस्ती का हमें इलेक्ट्रॉन डालना एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो ये किस में चला जाएगा बाद में, He माइनस में। अब देखो He माइनस की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, अरे He माइनस की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किससे, He से, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, He है या He माइनस है, He ज्यादा स्टेबल है, मतलब He माइनस में जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा। सबको समझ में आ रही ना बातें, क्योंकि बेटा He प्लस क्या है, ज्यादा He जो है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल, किससे, He माइनस से। मतलब हेलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, जबरदस्ती का हमने डाला, इसलिए डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने आपको कल बताया था कि जिस इलेक्ट्रॉन के लेने में अगर जो एंथैल्पी जो चेंज है बेटा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। हाँ, अगर एनर्जी एंथैल्पी चेंज जो है वो निगेटिव है तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। समझ में आ गई ना बात। अगर कोई एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज करेगा मतलब अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी बढ़ा रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। तो सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो अब इधर देखो हमने क्या किया, एक मेरे पास में एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है बेटा, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया तो देखो ये किसमें चला गया, बोलो बेटा, अरे बोलो ना, किसमें जाएगा ये किसमें जाएगा, A माइनस में, A माइनस में। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब हुई है उसे बोलते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1। क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1। हाँ, दूसरा देखो, अगर मुझे ये A माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है तो ये बताइए किसमें चला जाएगा, बोलो A2 माइनस, अरे किसमें चला जाएगा, A2 माइनस में। तो यहां पे क्या होगी, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। देखो मैंने बताया था पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी एटम में से जो एनर्जी काम करती है उसे क्या बोला था हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था। उसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन के गेन में जो एनर्जी काम करती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको डालना है बेटा तो बोलो क्या हो जाएगी, बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 3। सिमिलरली तो ये किसमें चला जाएगा, बोलो A3 माइनस में। सिमिलरली और अगर एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करना है तो बोलो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 4, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 4। तो ये किसमें चला जाएगा, A4 माइनस में, एंड सो ऑन। जितने भी इलेक्ट्रॉन आप चाहे सक्सेसिव मैनर में डालिए वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिलेट करते आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा
किसके बीच का? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बाद का। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ले लिया और उस किसके बीच का? जब इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है उसे क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो किसी भी एटम्स में, किसी भी न्यूट्रल एटम्स में पहला इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है या इमिट भी हो सकती है। दोबारा से सुनो, पहला इलेक्ट्रॉन अगर किसी आइसोलेटेड एटम में ऐड करना है बेटा तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 ये क्या होगी बेटा? मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात? यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन बट ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 हो जाए या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाए बेटा? 3 हो जाए एंड सो ऑन हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी n, ये क्या होगी बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या हो जाएगी बोलो? ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब देखो इसका क्या मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन डालने में किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया यहां से, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 हो जाएगी। ये किसमें चला जाएगा? O माइनस में। O माइनस में। सबको समझ में आ गया? अब जैसे ही मैंने O माइनस में इलेक्ट्रॉन डाला बेटा तो ये बोलो किसमें चला जाएगा? O2 माइनस में। तो यहां पे कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। तो देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 तो माइनस है, नेगेटिव है, 142 है ना, नेगेटिव। अरे देखो पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी क्या हो रही थी? यहां पे रिलीज। लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे यहां पे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब। दिख रहा है ना आपको? साफ साफ दिख रहा है ना बेटा? ये पहला इलेक्ट्रॉन डालने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? इधर देखो ना, अभी तो बताया आपको। देखो ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन डालने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 142 किलो जूल। लेकिन जैसे ही इस O माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे बेटा तो एनर्जी अब यहां पे क्या होगी? थोड़ी बहुत अब्सॉर्ब हो जाएगी। थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब। मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? ग्रेटर देन 0। मतलब क्या होगी? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी बोलो? यहां पे वो हो जाएगी नेगेटिव। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आप ही सोचो ना यार, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया पहले, जैसे ही ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अब मुझे उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो पहले ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पहले ही तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव क्लाउड उसे रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा ना। लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल चलिए आप बेटा। जैसे ही हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाल दिया ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन पे आ गया यूनि नेगेटिव चार्ज। अब वो यूनि नेगेटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा क्या? नहीं, क्योंकि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा कि नेगेटिव चार्ज लेके आएगा? नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो ये अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब एनर्जी अब वहां पे हमें उस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड ही करना है तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। समझ में आ गई ना? और वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। तो वही तो बोल रहा हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और बताओ, और देख लीजिए आप, और देखो बेटा, और भी कई एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखो आप, जैसे मैंने यहां पे लिया क्लोरीन। क्या ले लिया बेटा? क्लोरीन। अब मुझे इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे ही क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ये किस में चला जाएगा? Cl माइनस में, Cl माइनस में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी बोलो? 1। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1। जैसे ही मैं क्लोरीन माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कौन सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। तो बोलो Cl किस में चला जाएगा? Cl माइनस किस में जाएगा? Cl2 माइनस में जाएगा, Cl2 माइनस में। तो जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे आप तो देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो होती है -349 किलो जूल। क्या हो जाती है? -349 किलो जूल। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट है। मतलब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसका क्या मतलब है? क्लोरीन की अमंग दी ऑल एलिमेंट सबसे ज्यादा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अरे देखो ना, जब क्लोरीन पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा? 349। रिलीज बोला ना तो फिर माइनस नहीं बोलने का, फिर वही तो बोल रहा हूं आपको।
तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 349 इतनी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। मतलब ये सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 तो यहां पे क्या है? नेगेटिव है। लेकिन जैसा ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो चुका है ना रे। आप ही सोचो ना कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आने में आसानी होगी क्या? थोड़ा बहुत तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बेटे? रिपेल करेंगे। तो यहां पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो बात सबको समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज क्या हो जाएगी? यहां ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। आपको बात तो समझ में आ रही है ना कि जब बेटा जिस ऐसे एटम्स इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनकी अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा निगेटिव है तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव में है तो उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? कम है। यही तो बता रहा हूं आपको। इधर देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताना था आपको, ये टेबल इधर देख लीजिए। यहां पे ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 की मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी थोड़ी देर में देखो आपको ये बताया था मैंने, आपको थोड़ी देर पहले ये बताया है। इधर देखो, ये फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन कितनी एनर्जी रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन लेने में? कितनी? 349 किलोजूल। किलोजूल पर मोल में बेटा ये किसमें है? दैट इज किलोजूल में। ये किसमें है? किलोजूल में। अब देखो बाकी एलिमेंट देख लीजिए, इनकी सबसे इससे कमी है। मतलब अगर मैंने बोला था आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो एलिमेंट्स होती है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग द ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज क्लोरीन। बोला था कि नहीं बोला था? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा है। क्लियर है या नहीं है? अब देखो यहां पे देखो, ये हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। देखो अगर हेलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। 48 एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मतलब हेलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या? नहीं। जिनकी निगेटिव में है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे क्या? नहीं लेना चाहेंगे। आ रहा है सबको समझ में? देखो हेलियम के बाद में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेने की टेंडेंसी किसकी है? नियॉन की। आप देखो अगर कहीं पूछ लिया गया आपसे कि द मोस्ट इनर्ट गैस इज, तो मोस्ट इनर्ट गैस बेटा हेलियम नहीं होता है, वो क्या होता है? नियॉन। देखो नियॉन इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती का अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 116 किलोजूल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? जो कि बेटा अमंग दी ऑल इनर्ट गैस। सबको समझ में आ रहा है ना कि अगर हेलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 48 एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन वही अगर नियॉन में देनी पड़ेगी, नियॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहां पे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा? 116। आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, बस ये पीरियोडिक एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं आपको कि वैल्यू से आप रिलेट कर सकते हो कि कौन सा ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। फिर बेटा अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए इनर्ट गैस में या नोबेल गैस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? किसकी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव होगी। किसकी होगी फिर? नहीं, क्लोरीन की नहीं बोल रहा मैं, को बात समझ में नहीं है। दोबारा से सुनो, आप आराम से बोलता हो बेटा। जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। कल भी बताया था, समझ में आ गया? और जिन एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। देखो अगर मैं आपसे पूछ लूं फ्लोरीन और क्लोरीन में, बताइए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्योंकि जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेटा 349 किलोजूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, वही अगर फ्लोरीन लेगा तो दैट इज 328, 328 किलोजूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। अरे ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है ना रे, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में उससे कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? फिर क्लोरीन की है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? देखो ब्रोमीन इससे कम है, ब्रोमीन इससे कम है, उसके बाद में आयोडीन उससे कम है, और ये कितना था? ये 270 था। ये कितना था बेटा? 270। ये उससे कम हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखो ऊपर से नीचे आने में पहले देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है पहले तो क्या होगी? बढ़ गई,
बढ़ गई ना, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहले तो क्या हो गई, बढ़ गई। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन के। क्लोरीन से कम किसकी है, ब्रोमीन की। ब्रोमीन से कम किसकी है, आयोडीन। आयोडीन से कम किसकी है। मतलब कोई रेगुलर ट्रेंड है यहाँ पे, नहीं है बेटा रेगुलर ट्रेंड। अगर हाँ, क्यों बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, इधर देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन दैट ऑफ दी फ्लोरीन, तो देखो इधर ऐसे बताना पड़ेगा आपको। इधर देखो, मैंने ये बोलना है बेटा आपसे, यहां पे देखो, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर देखो रे, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो बोलो किसमें चला जाएगा, F माइनस में। किसमें जाएगा, F माइनस में। तो बोलो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, बोलो रे, -328 किलो जूल इतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन वही अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलो किसमें जाएगा, Cl माइनस में, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ, -349 क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। कौन बता सकता है कि व्हाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से, ड्यू टू साइज। किस, फ्लोरीन क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ बोलो ना, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो हाँ वही तो पूछ रहा हूं कि साइज छोटा होने में क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है ऐसा, शील्डिंग किस में बढ़ेगा, फ्लोरीन में नहीं, साइज का पॉइंट ठीक है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, हाँ ठीक है, फ्लोरीन छोटा है, ओए सीधा बट, फ्लोरीन छोटा है किससे, क्लोरीन से, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो रहा है उसकी वजह से, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम क्यों हो रही है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। आ रहा है क्या सब समझ में या नहीं आ रहा है। अरे देखो आप मुझे देखो, ये फ्लोरीन है, ये क्या है बेटा, फ्लोरीन है, ठीक है, और ये क्या है, उससे बड़ा है क्लोरीन, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है या नहीं है, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 7 है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन इसका फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, अरे सही है ना, अरे जो इसका फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है क्या होगी बेटा, चार्ज डेंसिटी, साइज छोटी होने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी उसकी, बढ़ गई। लेकिन क्लोरीन जो है वो बड़ा है, क्लोरीन बड़ा है तो जो चार्ज है वो पूरे एटम्स पे डिस्पर्स होगा, पूरे एटम पे फैल जाएगा। समझ में आ रही ना बात, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है बेटा कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गई बात। अब देखो इतना बड़ा हॉल है, इतने बड़े हॉल में अगर मैं 10 लोग को अगर यहां पे अगर बैठने के लिए बोलूंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही 200 लोगों को बैठने के लिए बोलूंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे। तो वही तो बात है बेटा कि फ्लोरीन में चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, साइज छोटी होने के, अरे एक 10 बाय 10 की रूम है उसमें हमने 50 लोग घुसेड़ दिए तो कैसी बढ़ जाएगी डेंसिटी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, वही तो बोल रहा हूं बेटा। तो ये एटम्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। देखो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है लेकिन यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। तो बताइए ये जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, यहां पे भी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है बेटा, आना चाहता है। अरे समझ में आ रहा है ना, तो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहां पे तो जगह खाली है, आ जाओ बोलेंगे कितने में, आप जितने आने उतने। समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे। अरे यहाँ पे तो जगह खाली है ना, यहाँ चार्ज अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना रिपेल कर पाएंगे, नहीं, जगह खाली है। समझ में आ गई ना बात यहाँ पे। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और इस यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। कई बार बोल देते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द क्लोरीन। बेटा उसका रीजन ये नहीं है कि क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये समझ में आया क्या आपको, नहीं समझ में आया ना। इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, कई बार ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि क्लोरीन में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो देखो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है रे, 9। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो बोलो रे, 1s2 2s2 2p5, 2p5 के बाद में कौन आता है रे, बोलो 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 3d। देखो 3d कितने दूर है उससे, बहुत दूर है। यहां पे देखो, यहां पे मुझे एक बात बताइए, क्या फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, नहीं है। देखो 2p 2s 2p के बाद में 2d आता है क्या, नहीं आता है। 2s 2p के बाद में 2d आता है क्या रे,
नहीं आता है। लेकिन क्लोरीन में देख लो आप, क्लोरीन में देखो बेटा, एटॉमिक नंबर 17, चलो बोलो रे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन 3p5 और बाद में आता है 3d। आता है कि नहीं आता है? आता है ना 3d। तो देखो इसमें देखो, ये आपको पता है डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होते हैं? थर्ड ऑर्बिट के ही डी ऑर्बिटल होते हैं। कम से कम थर्ड ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल होगा, 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d। क्या सेकंड ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल होता है? अरे सेकंड ऑर्बिट के पास में डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट के पास में डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं। तो यहां पे देखो, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये क्या है बेटा? थर्ड ऑर्बिट। तो क्या इसके पास में, थर्ड ऑर्बिट के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है? है ना, लेकिन ये खाली है, खाली है ना, तो जगह खाली है। तो कभी कभार ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन ये गलत एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये गलत एक्सप्लेनेशन है कि यहां पे डी और क्लोरीन में डी ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है, अवेलेबल है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से आके बैठ जाएंगे। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पे डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से यहां पे बेटा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें कम रिपल्शन फील होता है, इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, किससे? फ्लोरीन से। वैसे भी देख लीजिए आप, जितने भी सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड वाले से ज्यादा ही है। देखो कैसे, इधर देखो आप, नहीं समझ में आया क्या आपको? इधर देखो आप, यहां पे देखो, ये कौन से पीरियड का है? बोलो, ये कौन से पीरियड का है बेटा? सेकंड पीरियड का है। अरे ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। और ये कौन सा पीरियड है? थर्ड। देखो ना, ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड वाले से ज्यादा है ना। तो यहां पे देखो आप, ये सल्फर कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है, इसकी सेकंड वाले से ज्यादा है। दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो ना बेटा, सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा, वही ऑक्सीजन लेगा तो क्या हो जाएगा? 142 एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इसमें सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है? सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है? सल्फर की। क्लियर है या नहीं है? देखो ना बेटा, यहां पे देख लो, यहां पे अगर इससे पहले अगर आप 15 में चले जाओगे, किसमें चले जाओगे? 15 में, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन से, सॉरी नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से। समझ में आ रहा है ना? अरे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इधर देखो आप, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किससे ज्यादा है रे? फ्लोरीन से। सिमिलरली सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है किससे? बोलो ना, किससे? ऑक्सीजन से। सिमिलरली बेटा, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी किससे? नाइट्रोजन से। सिमिलरली सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी किससे? कार्बन से। तो इन शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं ना कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम है। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? मतलब यहां पे मोटा मोटा हम लिख सकते हैं कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट से क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, नहीं लेना चाहते ऐसी बात नहीं, लेकिन सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और सेकंड पीरियड के जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा तो वो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? देखो ना बेटा, यहां पे देख लो ना आप, 2-4 एग्जाम्पल तो यही बता दिया आपको मैंने। क्लियर है बात? यहां पे तो ये बात आपने, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात दिमाग में रखना आपने कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या और अच्छे से बताया जाए? समझ में आया या नहीं आया? देखो ना, ये तो साइज के बिहाफ पे बता सकते हो आप, ये तो किसके बिहाफ पे बता सकते हो? साइज के। लेकिन बाद में क्यों घट रही है? बाद में भी तो साइज बढ़ रही है। समझ में आ गई ना बात? देखो बेटा, ऑक्सीजन से बड़ा कौन होता है? सल्फर। सल्फर से बड़ा कौन होता है? सेलिनियम। सेलिनियम से बड़ा कौन होता है? टेलुरियम। टेलुरियम से बड़ा कौन होता है? तो यहां पे तो चार्ज डेंसिटी घट रही है ना, फिर यहां पे क्या दिक्कत आ रही है बेटा कि ये यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट रही है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर देखो बेटा, और थोड़ा अच्छे से बताता हूं आपको, नहीं समझ में आता है तो इधर देखो, 16 ग्रुप देखो, ये ऑक्सीजन है, ये कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में ये कौन हो जाएगा? सल्फर। सल्फर के बाद में ये कौन हो जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना। सल्फर के बाद में सेलेनियम। सेलेनियम के बाद में टेलुरियम। टेलुरियम थोड़ा बड़ा होता है। टेलुरियम क्या होता है? थोड़ा सा यहां पे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में कौन हो जाएगा बेटा? पोलोनियम। उसके बाद में कौन हो जाएगा यहां पे? पोलोनियम। पोलोनियम में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोड़ा बहुत आ जाता है पोलोनियम में भी, नहीं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये 16 ग्रुप का है। तो देखो यहां पे ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये क्या हो जाएगा? पोलोनियम। देखो साइज क्या हो रही है? लगातार यहां पे बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए, जैसे कि हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सल्फर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो सेलेनियम की ज्यादा होनी चाहिए ना सल्फर से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पे साइज क्या होगी? बढ़ गई। साइज अगर बढ़ गई तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी।
तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है। सल्फर बेटा 200 जूल एनर्जी रिलीज करता है, ले 175 कर रहा है, इसने ज्यादा करनी चाहिए ना। एक्चुअल में होता क्या है, साइज बढ़ने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? साइज बढ़ने में और क्या डिसएडवांटेज क्या है बेटा उसका, साइज बढ़ने में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ता रहेगा, तो लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बोले तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, देखो यहां पे सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा सल्फर से क्या है, कम है, क्योंकि यहां पे जो है जेड इफेक्टिव, क्या बोलेंगे आप, बोलो जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, नीचे जाके कम हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन दे दिए, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो उसको, क्या देके फायदा। समझ में आ रही ना बात, इलेक्ट्रॉन सब होल्ड भी तो करते आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के लिए क्या लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर अच्छा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर पाओगे आप। समझ में आ रही ना बात, अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो बेटा साइज बढ़ने से ऐसा नहीं है कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी करके, कई बार आपको दूसरे मल्टीपल फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा, तो फिर आपको समझ में भी आएगी, फिर लॉजिक भी डेवलप होगा और उसके ऊपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते आएंगे। अगर इसमें की एक दो बातें भी अगर मिस कर दी आपने तो फिर बेटा आपको प्रॉब्लम होगी फिर उसमें। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 17 में ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन सॉरी सल्फर की सबसे ज्यादा है। सल्फर से कम किसकी है रे, सेलेनियम। सेलेनियम से कम किसकी है, टेलुरियम। टेलुरियम से कम किसकी है, पोलोनियम। और सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम है। अगर ग्रुप 17 की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद में एसिडिन। क्यों, अगर ऑर्डर पूछ लीजिए तो है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा ये वैल्यूज भी आपको दिमाग में रखना है। जहां पे लॉजिक बताते आ रहा है सारी बातें बता रहा हूं, ऐसे बोलना नहीं बोल रहा हूं कि बेटा याद कर लो करके, आपको बता के चल रहा हूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है। हाँ अब इधर देखो बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। ग्रुप 1 एलिमेंट देखो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है। सोचा है कभी ऐसा कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं करके, लेकिन हमने मेटल क्या बोला था, मेटल बोले तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटल। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। लेकिन बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, कोई भी आके छीन के लेके जा सकता है इनका इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही ना। वही बात दोबारा से सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी तो रिलीज करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से, इधर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना, अरे लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो इधर वाले जो एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वाले, उसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे क्या। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, लेकिन जब कोई दूसरा एटम आ जाएगा इनके पास के इलेक्ट्रॉन छीन के लेकर चला जाएगा। अब सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहते हैं, ये वाले जो अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल, अरे देखो ना बेटा दैट इज लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन रुबिडियम एंड लास्ट वाला कौन सा है, सीजियम। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, सभी के सभी देख लो आप इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में है ना। अरे सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव में, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहां पे, कम है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा होता है कि वो अच्छे से बेटा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS1 है, जो कि स्टेबल है, जो कि क्या है, स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो अनस्टेबल हो जाएगा क्या, नहीं, फिर भी तो स्टेबल होगा। अरे NS2 क्या होता है, स्टेबल, जैसे S1 स्टेबल होता है, S2 क्या होता है, स्टेबल। तो यहां पे बेटा इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो, क्योंकि पहले भी स्टेबल है और बाद में इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो भी क्या है, इसलिए थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो रही है यहां पे, रिलीज हो रही है। और रिलीज हो रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के गेन में तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन के लेने में तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा। देखो आपको सारी बातें मैं यहाँ पे बता के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के लेने में अगर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के लेने में एनर्जी रिलीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन के लेने में, इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कब बोलेंगे? जिसकी जितनी ज्यादा निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी जितनी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। अभी मैंने आपसे पूछा कि बताइए बेटा, इनर्ट गैस में, नोबेल गैस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? अब बताइए, नोबेल गैस में पूछ रहा हूं मैं, नियॉन की है क्या? बेटा नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो आपको 166 एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा है ना। हीलियम, क्या हो जाएगा? हीलियम। समझ में आया? क्यों बेटा? देखो, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो सबसे कम एनर्जी देनी पड़ रही है। अरे हीलियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो सबसे कम एनर्जी देनी पड़ रही है, वही नियॉन में इलेक्ट्रॉन डालना है तो बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी ना। क्या आएगी? अनस्टेबिलिटी। मतलब नियॉन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या? नहीं। मतलब उसके कंपैरिजन में कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? हीलियम। वही तो पूछ रहा हूं कि यहां पे सबसे ज्यादा, पहले क्यों बोला फिर मैंने कि मोस्ट इनर्ट गैस इज नियॉन? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन अगर इनमें ही अगर बात हो रही है, इन्हीं में अगर बात हो रही है बेटा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? हीलियम। क्योंकि हीलियम का जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सबसे कम एनर्जी देनी पड़ रही है। आया समझ में या नहीं आया समझ में? अभी क्लियर है या नहीं है? अरे आ रहा है ना समझ में? नहीं समझ में आएगा तो बोलो बेटा मैं दोबारा से बताता हूं उसे, लेकिन बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया करके, क्योंकि बेटा यहां पे इधर देख लीजिए, सारी वैल्यूज के साथ बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी। बच्चे रिलेट नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मैं दोबारा से सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन के लेने में जो एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज होगी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी कम है या नहीं के बराबर है। सबको समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? देखो थोड़ा और आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को और बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को थोड़ा अलग से रिलेट करके बताता हूं। जैसे मैं आपको कई बार क्या बोल रहा हूं, कई बार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल रहा हूं, कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा हूं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। कई बार हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बोला, कई बार हमने क्या बोला? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला। तो देखो बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन होती है। दोबारा से सुनो, आपसे बोलता हूं बेटा, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, आप किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन होती है। दोबारा से सुनो बेटा, यहां पे देखो मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड क्या बोला रे? बोलो रे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is defined only बोलो, क्या बोला? only at zero temperature, only at absolute zero temperature, absolute which temperature? zero temperature, मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगी? डिफाइन होगी। दोबारा से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आप किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिर्फ और सिर्फ कौन से टेम्परेचर पे डिफाइन होगी बेटा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही डिफाइन होगी। सबको समझ में आ गया? अब इधर देखो आप, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखिए या आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखिए, एक ही बात है। चलो ये लिखा है हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू होती है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, इज इक्वल टू क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस होती है 5/2 RT। क्या हो जाता है बोलो? 5/2 RT। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? क्या 5/2 RT? बोलो पूरा क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT, 5/2 RT। ये T क्या है? ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? अरे ये बेटा ये रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में। ये वो टेम्परेचर है, ये तो R तो गैस कांस्टेंट होता है, ये जो T है बेटा ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल रहे हैं। अब आप ही सोचो ना, अगर T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0 है तो ये मसाला क्या हो जाएगा? 0। अरे समझ में आया या नहीं आया? तो बोलो क्या होगा फिर यहाँ पे? बोलो रे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझ में आया कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये तो किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन होती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन होती है। आया समझ में या नहीं आया? सिमिलरली बेटा आप इधर देखिए, आप
सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस माइनस क्या होगा? 5/2 RT, 5/2 RT। समझ में आ गया? ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन फिर से अगर T इज इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा EG EGH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस EA। क्या हो जाएगा? माइनस EA हो जाएगा। माइनस होता है यहाँ पे क्या होता है? माइनस, माइनस EA। माइनस का मतलब समझ में आ गया? एनर्जी रिलीज। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? रिलीज। अब समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बराबर कब होगी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर कब होगी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात और, लास्ट बात इंपॉर्टेंट और बताता हूं, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, खत्म कर रहा हूं आज, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे खत्म ही करना है, क्योंकि कल से मुझे नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा पढ़ के आना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो डिटेल में बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो जाएगा बेटा, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे, आपको साइज के बारे में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, आयोनाइजेशन यानी ग्राफिकली बताऊंगा कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप। चलो इधर देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये बात। इसके ऊपर बेटा इससे पहले 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है। दैट इज कीप इन माइंड वाला सेगमेंट है ये। अब थोड़ा अटेंटिव हो जाइए आप। इधर देखो बेटा, दैट इज कीप इन, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। मैंने 2 बार देखे, इससे ज्यादा भी कई बार आ सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, इधर देखो आप, इधर देखो सबसे पहले पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एक्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एक्स, जो कोई भी हो, एक्स को कोई भी एटम हो सकता है। यहां पे एक्स बेटा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे कोई भी एटम हो सकता है एक्स। इधर देख लो बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। मतलब एक्स में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी एनर्जी निकलेगी, सही है ना? एक्स में इलेक्ट्रॉन डालने में जितनी एनर्जी निकलेंगी, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेंगी, और एक्स माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेंगे। और निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। और डालने के लिए जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे समझ में आया या नहीं आया? कि थोड़ा और अच्छे से बता दूं? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वो एक्चुअली मेरी फितरत ही नहीं है कि जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक कि बेटा आप सेटिस्फाइड हो या ना हो, चलो मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए इधर देखिए, हाँ चलो इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl, सही है ना? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl इज इक्वल टू होती है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। मतलब Cl में इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने में, ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी एनर्जी यहां से अब्सॉर्ब होगी Cl माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी ट्रू है। उल्टा भी क्या है यहाँ पे? पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया? एक और बता देता हूं। नहीं, एक लास्ट बेटा, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इसलिए बेटा ये कीप इन माइंड वाले सेगमेंट में रखा है इसे। मैं कई बार आपने देखा होगा, कई बार तो नोट करके लिख देता हूं, लेकिन जहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसे थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करके लिखता हूं। इधर देखो आप, इधर देखो लास्ट पॉइंट। चलिए इधर देखिए, इधर देखो बेटा, हाँ अब इधर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होती है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एक्स प्लस, एक्स माइनस नहीं, एक्स प्लस। क्या हो जाएगी? एक्स प्लस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ लिथियम प्लस। समझ में आया? लिथियम में इलेक्ट्रॉन अगर डालना है आपको, मतलब लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी क्या होगी रे? बोलो रे, एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब। एनर्जी क्या होगी? अब्सॉर्ब। और वही लिथियम प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। मतलब यहां पे एनर्जी क्या होने वाली है? रिलीज। अरे समझ में आया या नहीं आया? तो जितनी अब्सॉर्ब होगी उतनी ही क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। देखो लिथियम से, ये बात तो आपको कोई डाउट है क्या कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी करके? मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? अब्सॉर्ब। और वही लिथियम प्लस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। उतनी ही होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होगी। नहीं समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड बेटा देखो,
लिथियम से अगर मुझे लिथियम का कन्वर्शन लिथियम प्लस में करना है तो कौन सी एनर्जी काम आएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने उल्टा किया है, लिथियम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो किसमें चला जाएगा? लिथियम में। तो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है या नहीं है? अब दोबारा सुनो बेटा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे क्या? नहीं, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल ना हो, अनस्टेबल हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। अरे समझ में आया है नहीं आया? एक ग्राफ बता दूं? हाँ ठीक है बेटा, इतना छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऊपर पॉजिटिव में रहेगी और नीचे किस में रहेगी बेटा? नेगेटिव में रहेगी। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की किस में होती है? नेगेटिव में होती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बजाय हम इसे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सही रहेगा, ये क्या रहेगा? सही रहेगा। अब देखो यहां पे देखो आप, या तो फिर इसे चेंज कर देते, एक मिनट रुकिए, इसे हम चेंज ही कर देते। हाँ चलिए इधर देखिए, इधर देखो बेटा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते। ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेना चाहता है ना, लेना चाहता है कि देखो -73 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन वही हीलियम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वो। हीलियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2। अरे समझ में आया या नहीं आया? देखो घट गई, यहां पे क्या हो गई? घट गई। हीलियम के बाद इसके बाद में कौन आएगा? लिथियम। लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। उसके बाद में कौन आएगा? बोलो, लिथियम के बाद में कौन आता है? अरे बोलो ना यार, लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम के केस में घट जाएगी। लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है लेकिन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2s2। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो घट जाएगी यहां पे। हाँ लेकिन जैसे ही बेरिलियम के बाद में कौन आएगा बेटा? बोरॉन। बोरॉन के बाद में कौन आएगा? कार्बन। कार्बन के बाद में कौन आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा रे? ऑक्सीजन के बाद देखो ये बोरॉन है, बोरॉन के बाद कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये कौन आ जाएगा? क्लोरीन। आया समझ में या नहीं आया समझ? यहां पे क्यों घट गई? सबको समझ में आ गया? यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? घट गई। तो बताइए लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऑलवेज बढ़ रही है या जनरली इंक्रीजेस? जनरली इंक्रीजेस। क्या हो रही है यहाँ पे? जनरली इंक्रीजेस। अगर आपने जनरली नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा फिर वो। देखो ना यहाँ पे घट गई ना यार। तो इन पीरियड, अलोंग पीरियड, क्या बोलेंगे आप? अलोंग दी पीरियड। अलोंग दी पीरियड। बेटा जैसे ही आप पीरियड में मूव करेंगे तो बोलो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बोलो रे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा? जनरली इंक्रीजेस। और अगर ग्रुप में मूव करेंगे तो जनरली डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलो जनरली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देखो जनरली डिक्रीज बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन अफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। और क्लोरीन से कम किसकी है? ब्रोमीन की। ब्रोमीन से कम किसकी है? आयोडीन की। तो जनरली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सबको बातें बेटा? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में रखना, और भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए जाएंगे। और उसके बाद में देखो आप, और उसके बाद में हम क्या शुरू करने वाले? कल के लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, तो पीरियोडिसिटी बंद कर देंगे, पीरियोडिसिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन उससे पहले आप सैटरडे या मंडे के लिए बेटा टेस्ट के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है? मंडे को टेस्ट होगी, मंडे को टेस्ट होगी, यूनिट खत्म हो जाएगा सैटरडे तक। सैटरडे तक वो बंद कर दें बेटा, सैटरडे तक यूनिट खत्म हो जाएगा और मंडे को जो है दैट इज पीरियोडिसिटी पे टेस्ट होगी, ठीक है?